दोस्तों आज मैं आपको मैथमेटिक्स का एक काफ़ी फेमस पैराडॉक्स बताने वाला हूँ जिसको समझना तो काफ़ी आसान है, लेकिन इस पैराडॉक्स ने 2000 सालों तक हम इंसानों को परेशान किया। इस पैराडॉक्स का नेम है एरिस्टोटल व्हील पैराडॉक्स। दरअसल ये पैराडॉक्स हमको ये कहता है कि अगर आप दो सर्किल लो और दो सर्किल को आपस में जोड़ दो और हम इन दोनों सर्किल में एक फिक्स पॉइंट को कंसिडर करते हैं, मान लीजिए पॉइंट बी और सी पॉइंट बिल्कुल सेम लाइन पर हैं और इस सर्किल को हम एक स्ट्रेट पाथ पर रोल कराते हैं। रोल करते वक्त बी और सी पॉइंट को आप ध्यान से देखिए तो एक बार लिफ्ट होने के बाद हमारा मार्क किया हुआ पॉइंट जब दोबारा से सरफेस को टच करेगा तो आप देखिए यहाँ पर क्या अजीब बात होती है। आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि बड़े सर्किल का वो पॉइंट और छोटे सर्किल का पॉइंट सेम टाइम पर ही सरफेस को टच कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ हमारे मैथमेटिकल नॉलेज को चैलेंज नहीं देती? क्योंकि हम ये बात काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे पास दो सर्किल है जिनका रेडियस अलग अलग है तो मैथमेटिक्स का बेसिक रूल हमको ये कहता है कि अगर आपका रेडियस अलग है तो उस सर्किल की सरकमफेरेंस भी अलग होगी। छोटे सर्किल की सरकमफेरेंस बड़े सर्किल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगी। तो आप इस एनिमेशन में देखिए, हमने जो फिक्स पॉइंट से स्टार्ट किया है और फ्लैट सरफेस पे रोल कराने के बाद हमने इस फिक्स पॉइंट पर डिस्क के मोशन को स्टॉप किया तो सर्किल ने यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया वो उस सर्किल की सरकमफेरेंस होगी, राइट। तो पैराडॉक्स ये है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि छोटे वाले सर्किल की सरकमफेरेंस और बड़े वाले सर्किल की सरकमफेरेंस सेम हो, जबकि आप यहाँ पर विजुअली क्लियरली देख सकते हो कि दोनों सर्किल की रेडियस अलग अलग हैं। तो यही है हमारा एरिस्टोटल व्हील पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स ने इंसानों को पूरे 2000 सालों तक परेशान किया। आप वीडियो को पॉज करके इस पैराडॉक्स को ध्यान से सोचिए और इसके सॉल्यूशन को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। चलिए अब हम इस पैराडॉक्स के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो वैसे तो इसके कई सारे सॉल्यूशन हैं, बट हम इसको बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली शो करेंगे, इसके बाद हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे एंड देन हम इस पैराडॉक्स को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। चलिए सबसे पहले हम मैथमेटिकली इसको समझते हैं। तो आप क्लास 11th के रोटेशन चैप्टर को याद कीजिए, जहाँ पर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता था v = r ओमेगा। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अभी पैराडॉक्स में जो आपने बड़े सर्कल को देखा उसका रेडियस हम मान लेते हैं r। अब ये किस वेलोसिटी से रोल हुआ उसको भी हम मान लेते हैं v, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने डिस्टेंस कितना चला उसके सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2πr। किस टाइम में चला, मान लेते हैं टाइम t, यानी कि v = 2πr/t। अभी यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ऑब्जेक्ट के रोटेशन का रेट। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है 2πr/t। यह कैसे? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है सर्किल के केस में 2π। तो 2π/t को यहाँ पर हम ओमेगा पुट कर देंगे, तो यानी कि हमारी वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा। तो ये जो कंडीशन है v = r ओमेगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग, यानी कि इस टाइप के मोशन में किसी भी तरीके का स्लिपिंग मोशन नहीं होगा। स्लिपिंग मोशन तब होता है जब आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस से ज़्यादा हो, तब इस केस में हम ये कहेंगे कि स्लिपिंग मोशन हो रहा है, और अंदर वाले सर्कल के केस में स्लिपिंग मोशन ही होता है। अभी हमारे सामने एक नई टर्मिनोलॉजी आई, स्लिपिंग मोशन। चलिए पहले इसको हम समझते हैं। इसको मैं मैथमेटिकली आपको समझा सकता हूँ, बट मैथमेटिकली इसको समझने से पहले ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर आपको स्लिपिंग का क्लियर आइडिया लगेगा। आप में से कई सारे लोग पैराडॉक्स के बारे में ये कह सकते हैं कि ये जो अंदर वाला सर्किल है जरूर इसकी वेलोसिटी बाहर वाले सर्किल से ज़्यादा होगी, इसी कारण शायद आपको ये पैराडॉक्स दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। चलिए हम इसके एक्चुअल रीज़न को समझते हैं। तो यहाँ देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर जितने भी सर्किल हैं आप उन सर्किल के पाथ को ट्रेस करते हो रोल करते वक्त। तो जब भी सर्किल रोल करता है, मूव करता है, तो दरअसल वो एक पाथ को ट्रेस करता है। उस पाथ को हम बोलते हैं साइक्लॉइड। तो सबसे बाहर वाले पॉइंट पर जो सर्किल है इसके साइक्लॉइड के पाथ को ऑब्जर्व कीजिए। ये पहले पूरा मूव किया, सरफेस को टच किया एंड देन दोबारा से साइक्लॉइड पाथ में आगे बढ़ गया। बट अगर हम अंदर वाले सर्किल के पाथ को ट्रेस करें तो वो भी, क्योंकि एक सर्किल है तो वो भी एक साइक्लॉइड पाथ को ट्रेस करेगा। बट जब ये छोटा वाला सर्किल अपने रोटेशन को पूरा करेगा, यानी कि सरफेस को दोबारा से टच करेगा, तो इस बार साइक्लॉइड के पाथ को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा होगा। पहले वाले केस में जो कस्प बनता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन इस बार प्रॉपर कस्प नहीं बना। यहाँ पर आपको ये गैप दिख रहा है,
दरअसल ये जो गैप है यही हमारे स्लिपिंग मोशन को रिप्रेजेंट करता है। पहले आउटर वाले सर्कल के केस में ये बिल्कुल बॉटम तक टच किया था, लेकिन इनर सर्कल के केस में ये जो साइक्लॉइड पाथ है यहाँ पर आपको गैप दिखा। इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं स्लिपिंग मोशन। अब सपोज कीजिए आप सेंटर के नज़दीक किसी और पॉइंट को कंसीडर करते हो, तो इस बार भी आपको गैप दिखेगा, लेकिन इस बार जो गैप होगा वो और ज़्यादा होगा। अगर आप और पास जाते हो सेंटर के तो गैप यानी कि स्लिपिंग मोशन और ज़्यादा दिखेगा। अब सपोज करो हम इनर सर्कल को कंसीडर ना करके हम उसको बिल्कुल सर्कल के सेंटर में कोइंसाइड कर दें, यानी कि अब हमारे सर्कल का रेडियस 0 है, तो यानी कि वो एक पॉइंट है। तो सेंटर वाले केस में आप देखोगे कि सेंटर बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रहा है, मतलब कि अब उसका मोशन साइक्लॉइड नहीं रहा, अब उसका मोशन ट्रांसलेशन यानी कि स्ट्रेट लाइन बन गया, जो कि पूरी तरह से ड्रैग हो रहा है यानी कि स्लिप हो रहा है। बाहर वाला जो आउटर सर्कल है उसने प्योर रोलिंग किया, लेकिन इसके अंदर जितने भी सर्कल हैं वो स्लिपिंग मोशन करेंगे। ये चीज़ आपने अपनी साइकिल या फिर किसी भी बाइक में देखी होगी। तो साइकिल का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो दरअसल स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन बाकी के व्हील के जो आउटर वाला पार्ट है वो प्योर रोलिंग करेगा, और बाकी के जो इनर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे वो स्लिपिंग मोशन करेंगे। और सेंटर वाले केस में वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, ना कि साइक्लॉइड पाथ को। इसलिए हम ये कह सकते हैं उस केस में रोलिंग मोशन नहीं हुआ, बल्कि पूरा का पूरा स्लिपिंग मोशन हुआ। आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिला होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इनर सर्कल आउटर सर्कल के द्वारा ड्रैग हो रहा है, वो भी रोटेशन के दौरान। खैर इस पर अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी चलिए इस स्लिपिंग को हम थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। अभी आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हम कैसे मान लें कि ये स्लिपिंग मोशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि अंदर वाला जो सर्कल है वो स्लाइड नहीं कर रहा, उसमें कोई भी स्लिपिंग मोशन नहीं हो रहा, और यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है। तो आप इस डिस्क में किसी भी पॉइंट पी को कंसीडर कीजिए। अब क्योंकि हमारी ये डिस्क रोल कर रही है तो यहाँ पर दो टाइप की वेलोसिटीज़ होंगी। सबसे पहले क्योंकि डिस्क रोटेट कर रही है तो उसमें रोटेशनल वेलोसिटी होगी, जिसको हम ओमेगा इंटू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर यहाँ पर क्या है, सेंटर पॉइंट और उस पॉइंट पी का डिस्टेंस। और दूसरी वेलोसिटी होगी ट्रांसलेशन वेलोसिटी, क्योंकि हमारी ये डिस्क आगे भी तो बढ़ रही है, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल वी से, जो कि इसके सेंटर की वेलोसिटी होगी। तो अब हम दो सर्कल को कंसीडर करते हैं और दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं, बी और सी, जहाँ पर बी इनर सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एंड कैपिटल सी बाहर वाले सर्कल का है, और सेंटर को हम ओ कंसीडर करते हैं। तो कोई भी सर्कल बिना स्लाइडिंग के मोशन यानी कि प्योर रोलिंग तब करेगा जब इनर सर्कल और आउटर वाले सर्कल की वेलोसिटी वेनस हो जाए, मतलब कि पॉइंट बी और पॉइंट सी की वेलोसिटी सेम हो जाए। तो उस केस में प्योर रोलिंग होगी, और यही प्योर रोलिंग की डेफिनेशन होती है। तो मैथमेटिकली देखिए, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कैपिटल बी, जो कि सर्कल के सेंटर की वेलोसिटी है, प्लस ओमेगा इंटू ओ बी। और दूसरी इक्वेशन रहेगी वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू कैपिटल वी प्लस ओमेगा इंटू ओ सी। अब क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बी या फिर वेलोसिटी ऑफ सी, दोनों में से किसी को भी आप 0 पुट कर सकते हो। तो मान लो अगर हम वेलोसिटी ऑफ वी को 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, कैपिटल वी इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू ओ बी। तो हमको कैपिटल वी की वैल्यू मिल गई। नाउ अब इस कैपिटल वी की वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा इंटू ओ बी प्लस ओमेगा इंटू ओ सी। ओमेगा को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओ सी माइनस ओ बी। अब अगर ये सर्कल स्लाइड नहीं हो रहा तो वी सी की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सोचिए कि वी सी की वैल्यू 0 कब हो सकती है। तो मैथमेटिकली आप ये देख सकते हो, इसकी वेलोसिटी 0 तब होगी जब ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाए। और ओ बी की वैल्यू ओ सी के इक्वल कब होगी, जब दोनों सर्कल सेम पॉइंट पर हों, मतलब कि दोनों का सेम रेडियस हो, तब जाकर ओ सी की वैल्यू ओ बी के इक्वल होगी, और उस केस में हमको 0 वेलोसिटी मिलेगी। उस केस में हमको वी सी की वैल्यू 0 मिलेगी। तो मैथमेटिकली आप ये देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि जो हमने अजम्पशन लिया था कि दोनों सर्कल बिना स्लाइडिंग के मूव करेंगे, वो अजम्पशन हमारा गलत है। क्योंकि अभी हमने मैथमेटिकली देखा कि अगर दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो तभी केवल एक ही केस में वो प्योर रोलिंग करेंगे। अगर रेडियस अलग अलग हैं सर्कल के, तो ग्राफिकली और मैथमेटिकली आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर स्लिपिंग मोशन होगा। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस एनिमेशन में स्लिपिंग मोशन को नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि स्लिपिंग मोशन हो नहीं रहा। चलिए हम इन दोनों सर्कल को अलग अलग करते हैं और अलग अलग करके उनकी सरकमफेरेंस को देखते हैं। तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि दोनों की सरकमफेरेंस अलग अलग आएगी।
बट छोटे वाले सर्कल की सरकमफेरेंस को हमने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया और बड़े वाले सर्कल की सरकमफेरेंस को हमने रेड लाइन से डिनोट किया। और आप क्लियरली इस एनिमेशन में देख सकते हो कि सरकमफेरेंस ऑफ बिग सर्कल इज ग्रेटर देन सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल सर्कल। पर जब आप दोनों को कंबाइन करते हो, कंसेंट्रिक बनाते हो, तो उस केस में रोलिंग के दौरान हमको सरकमफेरेंस सेम दिखाई पड़ती है। सपोज करो अगर हमारा छोटा वाला सर्कल स्लाइड नहीं करता, देन इस केस में वो बड़े वाले सर्कल को पुल करेगा और उस केस में बड़ा वाला सर्कल स्लाइड करेगा और अपने आप को फास्टर अनवाइंड करेगा, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो। अब अगर लार्जर सर्कल स्लाइड नहीं करता, यानी कि वो प्योर रोलिंग करता है, तो वो छोटे वाले सर्कल को पुल करेगा, यानी कि स्लिप कराएगा। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो, छोटा वाला सर्कल अपने आप ही धीरे धीरे अनवाइंड कर रहा है, आपको हल्का सा स्लाइड होता हुआ दिख रहा होगा। इन चारों एनिमेशन को साथ में देखिए कि हर एक केस में क्या होता है। आई होप अभी आपको थोड़ा और बेटर क्लियरिटी मिल रही होगी कि दोनों सर्कल सेम पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद भी सेम पॉइंट पर जब रुकते हैं तो दोनों की सरकमफेरेंस हमको सेम नज़र क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है स्लिपिंग मोशन। चलिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से और देखते हैं। तो हमारे 3 अजम्पशन हैं। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि ये दोनों जो सर्कल हैं वो कंसेंट्रिक हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, एंड मोशन के दौरान इनके सेंटर अलग अलग नहीं होंगे। पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन, हम ये मानते हैं कि दोनों सर्कल प्योर रोलिंग करते हैं बिना स्लाइडिंग के, मतलब कि कोई भी स्लिपिंग मोशन नहीं हो रहा है इनके बीच में। तीसरा अजम्पशन, एट द एंड आखिर में जो डिस्टेंस होगा वो सर्कल के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो तीसरे वाले पॉइंट को देखिए, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट है, दोनों सर्कल की पेरीमीटर सेम है। अभी जो तीसरा पॉइंट है, इस अजम्पशन को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सर्कल को रोल कर सकते हो जब तक कि वो राइट डिस्टेंस तक ना पहुंच जाए। तो मतलब कि ये है कि ये पैराडॉक्स असल में प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन है कि दो सर्कल साइमल्टेनियसली कंसेंट्रिक और रोल विदाउट स्लाइडिंग नहीं कर सकते। अगर उनको कंसेंट्रिक रहना है तो इसका मतलब ये है कि किसी एक को स्लाइड होना पड़ेगा, और अगर रोलिंग के दौरान दोनों में से कोई भी सर्कल स्लाइड नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि दोनों सर्कल उस केस में कंसेंट्रिक नहीं रहेंगे, दोनों के सेंटर अलग अलग होंगे। अभी देखिए, गैलीलियो ने इस प्रॉब्लम को एक अलग अप्रोच से देखा। जो हमने यहाँ पर दो सर्कल को कंसीडर किया, गैलीलियो ने स्टार्टिंग में हेक्सागोन को अज्यूम किया। तो अगर आप दो कंसेंट्रिक हेक्सागोन लेते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, और उसको रोल करते हो, तो आप देखोगे कि छोटा वाला जो हेक्सागोन है वो स्किप करेगा। जैसे सर्कल के केस में आपने स्लिपिंग देखी थी, लेकिन हेक्सागोन के केस में आप यहाँ पर ये जो गैप है ये दरअसल स्किप है, मतलब कि छोटा वाला हेक्सागोन इतने डिस्टेंस तक सरफेस से टच ही नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आप नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाओ, ऑक्टागोन लो, तो इसमें भी आपको स्किपिंग दिखेगी, लेकिन ये स्किप का लेंथ हेक्सागोन के केस से छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप साइड बढ़ाते जाओ तो इनफाइनाइट साइड जब आप बढ़ाओगे तो हमारा ये पॉलीगॉन एक सर्कल जैसा दिखने लगेगा। तो उस केस में भी आपको इनफाइनाइट स्किप मिलेंगे जिसकी लेंथ बहुत कम होगी, या फिर यूं कहें इनफाइनाइटसिमल होगी। पर देखिए, सर्कल के केस में स्किप नहीं होगा। स्किप क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा सर्कल सरफेस को लीव नहीं कर रहा। पॉलीगॉन के केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन सर्कल के केस में स्किप नहीं होगा। तो मॉडर्न डे सोल्यूशन हमको ये कहता है कि जरूर इनर सर्कल आउटर सर्कल के साथ ड्रैग हो रहा है। अभी जनरली स्लिपिंग को हम ऐसे देखते हैं जहाँ पर सर्कल का एक पॉइंट सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है और ड्रैग होता है, बट जब आउटर सर्कल रोल होगा तो इनर सर्कल भी रोल करता है, और आउटर सर्कल पॉज होकर इनर सर्कल का वेट नहीं करता कि वो स्लिपिंग करे। स्लिपिंग कंटिन्यूसली रोलिंग मोशन के साथ हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि दोनों इनर और आउटर सर्कल के बीच में हर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का यूनिक पाथ है। पर कैसे दो अलग अलग साइज के सर्कल दोनों एक यूनिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं सरफेस के साथ पूरे मोशन के दौरान? ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों सर्कल के पास इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट हो, बड़े सर्कल का हर एक पॉइंट छोटे सर्कल के पॉइंट से यूनिक कांटेक्ट बनाता हो। इसका मतलब ये है कि दोनों बड़े और छोटे सर्कल एक दूसरे को 1 to 1 मैप कर रहे हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास दो टाइप के कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि आपके पास यूनिक नंबर है? तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ पेयर अप करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा नहीं बचता तो हम कह देते हैं कि परफेक्टली मैप हो रहे हैं, इनके बीच में 1 to 1 मैपिंग है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा बच जाता है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों 1 to 1 मैप नहीं है। तो अगर आप सर्कल को उसकी सरकमफेरेंस में स्ट्रेच कर दो तो आपके पास एक बड़े सर्कल की सरकमफेरेंस है और एक छोटे सर्कल की सरकमफेरेंस है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो बड़े सर्कल की सरकमफेरेंस का हर एक पॉइंट छोटे वाले सर्कल के पॉइंट को करस्पॉन्ड करेगा। मैथमेटिकली आप इसको शो कर सकते हो
कि दो लाइन जिनकी लेंथ अलग अलग हैं, एक की लेंथ बड़ी है, एक की लेंथ छोटी है, मैथमेटिकली आप इसको शो कर सकते हो कि ये 1 to 1 मैप करेंगी। इसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। पहले वाले जो हमने ऑब्जेक्ट लिए थे वो डिस्क्रीट थे, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वो एक कंटिन्यूस लाइन है। तो कंटिन्यूस फंक्शन में 1 to 1 करस्पॉन्ड आप कैसे चेक करते हो, आप इसको इंटरनेट पर देख सकते हो। दरअसल यहाँ पर इन्फिनिटी का कंसेप्ट अप्लाई होगा। जैसे बड़े वाले लाइन की लेंथ आप मान लो 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की 2 सेंटीमीटर, तो इन्फिनिटी का कंसेप्ट हमको ये कहता है कि 0 से 5 सेंटीमीटर में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और 0 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट को आप आपस में मैप कर सकते हो। तो इसलिए ये दोनों लाइन 1 to 1 मैप होंगी। वेल, ये कैसे मैप होंगी, इसका डिटेल्ड रीज़न आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मैपिंग करने के बाद आप ये कह सकते हो कि बड़े वाले सर्किल का हर एक पॉइंट छोटे वाले सर्किल के पॉइंट से करस्पॉन्ड करेगा और पूरे मोशन के दौरान वो स्लिप करेगा, स्किप नहीं करेगा। तो इन अ समरी हमने ये देखा, सबसे पहले एरिस्टोटल वीर पैराडॉक्स होता क्या है, दूसरा हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर स्लिपिंग होती है, ड्रैग होता है, कॉन्ट्राडिक्शन से हमने इसको शो किया, ग्राफिकली इसको हमने देखा, कॉन्ट्राडिक्शन से हमने इसको शो किया, एंड देन फाइनली गैलीलियो ने अपने पॉलीगॉन के साथ देखा कि यहाँ पर स्किपिंग मोशन होता है, बट सर्कल के केस में स्किप नहीं होता, स्लिप होता है। और ऐसा आप तभी कर सकते हो जब बाहर वाले सर्कल का हर एक पॉइंट अंदर वाले सर्कल के हर एक पॉइंट के साथ मैप करे। इसके अलावा अगर आप कोई और तरीका जानते हो इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने का, तो डेफिनेटली अपने वैल्यूएबल थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, ताकि बाकी के लोग भी उसको पढ़ सकें। एंड यार, डेफिनेटली मुझको ईमेल भी कर सकते हो। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।